नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। लद्दाख में चीन की सेना के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और बीच में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मुस्तैद है। उत्तराखंड के चमोली में इस समय पारा शून्य से 10 डिग्री नीचे है। फिर भी इन बर्फीली चोटियों पर, इन बर्फीले पहाड़ों पर हमारे जवान तैनात हैं। देखिए फॉरवर्ड पोस्ट से आज तक की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, पेट्रोलिंग से लेकर माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग की मंजीत नेगी के साथ ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच लद्दाख से लेकर हिमाचल, अरुणाचल तक भारतीय सेना सरहद पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आज हम आपको उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती दिखाएंगे। इस वक्त हम माणा सरहद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यहां पर चीन के खिलाफ किस तरह से माउंटेन वॉरफेयर की भारतीय सेना की तैयारी है, उसका भी हम आपको यहां पर तैयारी दिखाएंगे। भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर चीनी सेना को कोई मौका नहीं देना चाहती और यहाँ पर शून्य से 10 डिग्री नीचे के तापमान में, मुश्किल हालात में दिन और रात भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लद्दाख में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। आज हम उत्तराखंड सरहद पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में शून्य से 10 डिग्री के तापमान में भारतीय सेना की तैयारियों को दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान स्लीडिंग, स्कीइंग के जरिए खास माउंटेन वॉरफेयर की तैयारियां कर रहे हैं। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में अगर हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो किस तरह से स्लीदरिंग के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए जवान पूरी तरह से इक्विप्ड होता है, चाहे उसके स्लीदरिंग से संबंधित सामान हो, स्कीइंग के जो उपकरण हैं, इसके साथ ही उसका जो पर्सनल बैटल लोड है, उसके हथियार हैं, वो पूरी तरह से तैयार होता है। और जब स्लीदरिंग के जरिए उस बर्फीले इलाके में उतरा जाता है, स्कीइंग के जरिए इस ऑपरेशन को, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद वापस अब हेलीकॉप्टर के जरिए जवान चला जाता है। तो इस तरह से ये खास हम जो माउंटेन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय सेना इस तरह से अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। साहब ये बताइए कि ऊंचे बर्फीले पहाड़ जहां लोगों की तैनाती होती है, इस तरह के जो स्लीदरिंग के ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किए जाते हैं, किस तरह से आप लोग उनको अंजाम देते हैं? इंडियन आर्मी को कई बार बर्फीले और दुर्गम पहाड़ी इलाके में ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें हेली द्वारा स्लेदरिंग करके इंजर्शन की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके दौरान हम अपना पूरा बैटल लोड लेकर के और सिक्की लेकर के हम हेली से स्लेदरिंग कर दें। सिक्की का जो रोल है वो बर्फीले पहाड़ में आसानी से चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त हम चमोली सरहद पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको भारतीय सेना की मुस्तैदी दिखा रहे हैं, जहां पर खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। 5 से 6 फीट बर्फ के अंदर स्कीइंग के तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ, बैटल लोड के साथ ये जवान एक 14,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोल के निकले हैं और बर्फबारी और भारी बर्फ इस वक्त इस इलाके में पड़ी हुई है। फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है चमोली सरहद का और यहाँ पर
14,000 फीट तक पहुंचने का इनका मिशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस इलाके में, चमोली सरहद पर, माणा सरहद की बात करें, तो यहाँ पर कई ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट है जहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर इस तरह की पेट्रोलिंग को भारतीय सेना लगातार अंजाम देती है। भारतीय सेना चीन के रुख को देखते हुए सरहद पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, और इसीलिए मौसम की जो दुश्वारियां हैं उनके बीच, जानलेवा हालात के बीच, 0 से 10 डिग्री से भी नीचे के तापमान में भारतीय सेना के जवान लगातार इस तरह चाक चौबंद रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, स्कीइंग के जरिए खास तरह की माउंटेन वॉरफेयर की तैयारी को लगातार अंजाम देते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में किस तरह की माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भारतीय सेना के जवान इस वक्त यहाँ पर चीन से लगने वाली जो सरहद है उत्तराखंड की, वहां पर कर रहे हैं। और ये स्कीइंग पेट्रोलिंग है जिसमें स्कीइंग के साथ पूरे वेपन लोड के साथ जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से स्कीइंग के साथ हथियार और तमाम अपना जो आर्म्स लोड है उसके साथ यहाँ पर ये इस पेट्रोलिंग को अंजाम दे रहे हैं। और ये एक नई शुरुआत भारतीय सेना में है, क्योंकि आने वाले दिनों की जो लड़ाई है खासतौर से चीन के खिलाफ, वो ऐसे ऊंचे पहाड़ों में हो सकती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, चमोली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर विरोधियों पर बड़ा प्रहार किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिजनौर में एक लाइव रैली करनी थी, लेकिन यह संबोधन वर्चुअल रहा और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी समेत विरोधियों पर हमला बोला। यह कहा कि विकास का पानी रुका हुआ था, केवल अपने ही परिवार की प्यास बुझा रहे थे इससे पहले के दल। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री। पहले गिनती के एक्सप्रेसवे थे, आज नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले की सरकारों ने यूपी की छवि को खराब किया। आज यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। बिजनौर में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था,
हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनैती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। दंगा, बिजली, इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना बोला भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले एक पुराने बयान को भी सियासी मुद्दा बना लिया गया है। चुनाव से बिल्कुल पहले, एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मेरी आपसे अपील है, अगर 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है, अपने वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। मगर मुझे बताओ भाइयों बहनों, बताओ, अगर हम उत्तर प्रदेश वाले उनकी बातों में आते तो तीसरी लहर में हमारी जान बचती क्या? इस प्रकार के नेता जो राजनीति करने के लिए जनता की जान को जोखिम में डालते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों, कोई अधिकार। दूसरी तरफ पंजाब चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे। वहां पर विश्व प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में पूजा की। वहां उन्होंने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की, हवन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की भी जमकर तारीफ की। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी पर भरोसा जताया, तो इसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें धन्यवाद किया। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू की भी जमकर तारीफ की। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने आज कहा कि वो पंजाब के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये पगड़ी मेरे सर पे नहीं रखी गई, ये पंजाब के गरीब मिडिल क्लास फैमिली, किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब लोगों पे ये पंजाब के सिर की पगड़ी है। इसको पंजाब के लोग संभालेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों रलकर और साथ में जाकर, दुर्गा पेश हो गई, और हम सब रलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭਲੇ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, हाँ ते रहूंगा। हम आपको सीधे खतौली ले चलते हैं। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को सुनते हैं। एक प्रेस वार्ता किए थे, प्रेस वार्ता के माध्यम से बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? भाइयों बहनों, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? और भाइयों बहनों, मैं तो आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 17 में, उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हमारी सरकार ने किया था। और इसमें मुजफ्फरनगर जनपद के 50,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 50,000 से अधिक किसानों का। और यही नहीं, यहां पर हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का 1,58,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर दिया है। पिछली सरकारों के समय सपा की सरकार रही हो, बसपा और लोकदल की सरकार रही हो, या लोकदल और सपा की सरकार रही हो, इनके समय में कोई किसानों को पूछता नहीं था। आज तो प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला क्यों हुआ, किसने किया? न केवल वो दो शख्स, बल्कि क्या उनके पीछे कोई और था? क्या असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन के भाषण से क्या ये नफरत एकमात्र विजय है, या वो जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वही 2 इसमें शामिल है, या उनके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसका पर्दा उठना भी बाकी है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। गोलियां यूपी के छिजारसी टोल प्लाजे पर चली और उसकी गूंज संसद तक पहुंच गई। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। छिजारसी से निकली गोलियों की धाएं से यूपी की सियासत साएं करने लगी। ये साजिश ये है कि एक लीडर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और आखिरकार गुंडे बदमाश या इस तरह के लोग जो किसी पे भी हमला कर सकते हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो 4.5 साल आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और ये सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी है तो कोई राह चलते टोल पे खड़ा है उसको गोली मार रहा है, क्या कानून व्यवस्था है ये सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। आखिर इस हमले की कहानी क्या इतनी ही है जितना हमले के आरोपी ने सुनाई है, या इसके पीछे हैं और भी किरदार जिनका खुलासा होना बाकी है? इन सवालों के जवाब तो बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि ओवैसी पर हमले की जांच में अब तक क्या सामने आया है। ये ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो है। देखिए, जब मेरठ से अपने उम्मीदवार का प्रचार कर ओवैसी नोएडा आ रहे थे, तब लाल हुडी और सफेद शर्ट वाले 2 शख्स ने उन पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में सफेद शर्ट वाला ओवैसी की कार पर गोली चलाता दिख रहा है। गोलीबारी से बचने के लिए कार वापस मुड़ी और लाल हुडी वाले को टक्कर मारती हुई निकली। इस पर सफेद शर्ट वाले ने
ओवैसी के काफिले की गाड़ियों पर फिर से गोली चलाई। हमले के आरोपी सचिन और शुभम से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। आज तक के पास पुलिस में दर्ज बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें सचिन और शुभम का कबूलनामा है, जिनका मकसद ओवैसी की जान लेना था। हमले के आरोपी सचिन के मुताबिक गोलियां कार की निचली तरफ से चलाई गई, क्योंकि ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देखकर खुद को छिपाने की कोशिश की, नहीं तो मैं उसे मार डालता। आपने ओवैसी की गाड़ी में गोलियों के निशान देखे होंगे। गोलियां कार के निचले हिस्से में चलाई गई, जिसे लेकर कई बयान सामने आए। सचिन ने पूछताछ में उसकी वजह भी बताई। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई, ओवैसी ने देख लिया और जान बचाने के लिए कार के नीचे बैठ गए। तब मैंने गाड़ी के नीचे की ओर गोली चलाई। मुझे उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक फोरेंसिक टीम ने ओवैसी की गाड़ी से 3 बुलेट बरामद की है। हालांकि दोनों ने साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, न ही इस हमले का कोई मास्टरमाइंड है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान है। ऐसे में प्रश्न अब यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई के पहले चरण की वोटिंग से बिल्कुल पहले असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का असर क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्या यह संयोग है या फिर किसी एक तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी गणित को प्रभावित करने वाला एक सोचा समझा प्रयोग है? मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम नहीं मिटने वाले। हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं, याद रखो। हमको मिटाएंगे। जुबान से आग उगलते ओवैसी, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। चुन चुन कर विरोधियों पर हमला बोलते ओवैसी, जो रायपुर में खड़े होकर कहती है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है। हम नहीं मिटने वाले। हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं, याद रखो। हमको मिटाएंगे। ओवैसी देश की सियासत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी भी है और विपक्षी नेता भी। ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे। इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे। ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया, आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती है। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना हो मुस्लिम वोट। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे हैं। ऐसे में यूपी में ओवैसी पर हमले से देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत पर क्या असर होगा, इस पर अटकलें तेज हैं और इधर ओवैसी की जुबान से उतनी ही तेजी से शोले बरस रहे हैं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ। मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से, सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। गुरुवार की शाम जब ओवैसी मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे तो छिजारसी टोल प्लाजा पर उन पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद सरकार की तरफ से ओवैसी को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया।